तुम भी पियो, तुम भी पियो, हम भी पिए रब की मेहरबानी। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। संघ के एक बड़े नेता के एक बयान ने करोड़ों मुसलमानों की उम्मीदें जगा दी हैं और उन्हें खुश कर दिया है। यद्यपि उन्होंने केवल एक बयान दिया है अभी, और ये बयान दिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे बड़े, मतलब दूसरे नंबर पे जो आते हैं, जिनका नाम है दत्तात्रेय हसबोले, सर कारवां हैं। और उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बातचीत के दरवाजे खुलना चाहिए। उन्होंने केवल बातचीत के दरवाजे खुलने की बात नहीं कही है, उन्होंने ये भी कहा है दोनों मुल्क के जो निवासी हैं, दोनों मुल्क की जो जनता है, उनमें आपस में संवाद भी होना चाहिए, मित्रता भी होना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि इस गतिरोध को यदि कोई तोड़ सकता है तो इस दोनों देशों की जनता तोड़ सकती है। और इसमें वैज्ञानिक हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं। और हसबोले जी ने एक तरह से आज संकेत दे दिया है कि एक साल से भारत और पाकिस्तान में जिस तरह से दोनों तरफ से दरवाजे, कह सकते हैं हम शटर बंद थे, ना ये उनको वीज़ा दे रहे थे ना वो इनको वीज़ा दे रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम सारे मुसलमान जिनकी रिश्तेदारियां पाकिस्तान में हैं, वो बात तो कर सकते हैं, मिल नहीं सकते, कुछ सामान भेज नहीं सकते हैं। तो निश्चित तौर पे जिनकी रिश्तेदारियां, उनको लगता है कि हम अपने रिश्तेदार से कब मिलेंगे, कब वो हमारे यहाँ आएंगे, कब हम उनके घर जाएंगे। कई बार हमने ये भी सुना है कि यदि आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को कोई गिफ्ट भेजना चाहते हैं, कोई स्मृति भेजना चाहते हैं, तो आपको दुबई होके भेजना पड़ेगी या किसी दूसरे मुल्क से भेजना पड़ेगी। कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि कुछ लोग जो जीवन की संध्या में बैठे हैं, अंतिम सांसें ले रहे हैं, और उनकी इच्छा होती है कि पाकिस्तान में रहने वाला वो यदि भी रिश्तेदार मेरे सामने होता तो हो सकता है मुझे अंतिम समय में ऐसा सुकून मिलता जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये तमाम सारे ऐसे सामाजिक पहलू हैं, ऐसे पहलू हैं जिनकी निश्चित तौर पे अब हसबोले जी ने एक बयान देकर उम्मीदें जगा दी हैं। आज मैंने अपने स्टूडियो में देश के एक बड़े शायर मंजर भोपाली जी को बुलाया है। मंजर भोपाली जी को इसलिए बुलाया है कि मंजर भोपाली जी कितनी बार पाकिस्तान में मुशायरा पढ़ने गए हैं, शायद अब उनको गिनती भी याद नहीं है, इतनी बार जा चुके हैं। पाकिस्तान में कई ऐसे साहित्यकार हैं, कई ऐसे शायर हैं जो मंजर भोपाली को अपने सगे भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं। मंजर भोपाली जी को अपनी नई किताब यदि पाकिस्तान भेजनी है तो सोचिए कितना कष्ट होता है कि एक मित्र साहित्यकार को साहित्य की किताब भेजने के लिए पहले दुबई फ़ोन करना पड़ता है, डाक दुबई जाती है, दुबई से फिर वो पाकिस्तान जाते हैं। या फिर मंजर भोपाली को किसी पाकिस्तानी मित्र से मिलना है तो वो टिकट करा के पहले दुबई जाए और वो दुबई आए, या सिंगापुर जाए और वहाँ जाके 4-6 दिन आप रह सकते हो और वापस आ सकते हो, लेकिन सीधा संवाद नहीं हो पा रहा है। आज हसबोले जी के इस बयान ने केवल मुसलमानों के नहीं, हमारे मंजर भाई की भी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अरे वो आप भी मुस्लिम हैं, लेकिन देश भर के तमाम ऐसे लोग जो पाकिस्तान से संवाद बनाना चाहते हैं, उनकी उम्मीदें खोलिए। आज मैं सीधी बात करता हूं मंजर भाई से कि एक बयान ने, आज सुबह मंजर भाई का फ़ोन आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक बयान ने कितनी उम्मीदों को और कितने सपनों को रंग दिए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंजर भाई। बहुत बहुत मंजर भाई, हसबोले जी ने एक उम्मीद तो बता दी है। देखिए, आप और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संघ की भूमिका क्या है नीति निर्धारण के मामले में। यदि संघ के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता ने ये कहा है कि अब संवाद होना चाहिए, बातचीत के दरवाजे खुलना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहले तो मैं हसबोले साहब के इस बयान का स्वागत करता हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं रविंद्र भाई, सबकी खबर के माध्यम से, कि जब से ये बयान आया है तो पाकिस्तान से कई मेरे दोस्तों के और ख़ास तौर से शायरों के और क्रिकेटर के फ़ोन आए हैं कि क्या ये इस पे अमल होगा इंडिया में।
तो मैंने यही गुजारिश की कि इंडिया में तो अमल होगा ही होगा इंशाल्लाह। जिस शख्सियत ने ये बयान दिया है उसकी बात को आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूँ कि ये मेरा मानना ये था कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं और बन रहे हैं, एक सीढ़ी पीछे हैं। मगर हम जब अपने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात बना लेंगे, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल वगैरह वगैरह हैं, ईरान वगैरह हैं, तो यकीनन हम बहुत तेज़ी से विश्व गुरु बन सकते हैं। और ये छोटी मोटी रुकावटें हैं हमारे बीच में, जैसे पिछले साल कुछ हादसा हुआ वो अफसोसनाक था। हमसे ज़्यादा देखिए, मैं आज आपको बताऊं कि कोई भी यहाँ आतंकवादी हमला होता है तो वहाँ के बुद्धिजीवी तबके में जो शायर हैं, पत्रकार हैं, वो ज़्यादा अफसोस करते हैं कि यार ये हमारी तरफ से हो रहा है, इसका दुख है, हमें ये नहीं होना चाहिए। और वहाँ की आवाम बिल्कुल हमारे ही जैसा है, क्योंकि वहाँ पे एक शहर है कराची, जो सबसे बड़ा शहर है वहाँ का। इस्लामाबाद उनकी राजधानी है, कराची उनकी आर्थिक राजधानी है, जैसा हमारे यहाँ बॉम्बे को कहा जाता है। वहाँ पे महाजिर लोग रहते हैं, जो हिंदुस्तान के गए, आज़ादी के बाद जो लोग गए थे यहाँ से, बसे हैं, वो लोग हैं वहाँ पर। और बड़ी तादाद में है, पूरा आधा कराची से ज़्यादा उनकी तादाद है। वो उन्हीं की हुकूमतें होती हैं, उन्हीं के सब कुछ करा सूबाई हुकूमत में। तो वो लोग जो हैं उर्दू दाह कहलाते हैं। वहाँ पे पाकिस्तान में 4 या 5 ज़बानें हैं, हमारे यहाँ तो कई हैं, जैसे सराइकी है, पंजाबी है, पुश्तो है, उर्दू है। ये 4-5 ज़बानें बहुत मकबूल हैं। तो वहाँ के लोग जो चाहते ही हैं, हमेशा चाहते हैं कि लाहौर पाकिस्तान के हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, मगर न जाने क्या बात होती है कि हमेशा उन्हीं की तरफ से गलती होती है, और उसका खमियाजा पूरी कौम वो भी भुगतती है और हमारे यहाँ भी लोग भुगतते हैं। तो ये ख़त्म होना चाहिए। हिज़्बुल्लाह साहब ने हमारे आज बहुत हौसले बढ़ा दिए, और हमसे ज़्यादा पाकिस्तान के लोगों के में खुशी है इस बयान को लेकर। अगर इस पे अमली जामा पहना दिया गया तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात होगी। और हमें उम्मीद है कि ये काम हमारे साहित्यकार भी कर सकते हैं, शायरी भी कर सकते हैं, खिलाड़ी भी कर सकते हैं, पत्रकार भी कर सकते हैं। एक डेलीगेशन बनाया जाए सबको मिलाकर, और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वहाँ भेजा जाए और एक माहौल तैयार किया जाए। बाकी पर हुकूमतें एक दूसरे से मिलें और बातचीत करें और काम शुरू करें। मंजर भाई, हसबोले जी का जो संदेश है उसे यदि ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री तक पहुंचाना है, तो आप शेर शायरी के जरिए कैसे पहुंचाएंगे? मैं चाहता हूं, देखिए, क्योंकि आप शब्दों के तो खिलाड़ी है ही, पर जब आप गाते हैं ना जी, तो फिर देखिए, हसबोले जी का संदेश जो मैंने पढ़ा और सुना, और सबसे पहले आप ही से ये खबर सुनी, और पाकिस्तान के लोगों को जब फ़ोन आए तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अब शेर कहें, मैंने 2-3 अभी पहली बार आपके यहाँ 1 घंटे पहले ये कहें, और पहली बार 1 घंटे पहले लिखे हैं जी, जो आपने कब फ़ोन आया बार बोल रहे हैं जी, पढ़ रहा हूँ जी। क्या बात है, क्या बात है। सब लिखाई पुरानी भुलाकर, एक फसाना नया हम बनाए। सब लिखाई पुरानी मिटाकर, एक फसाना नया हम बनाए। आओ तिनके मोहब्बत के चुनकर, आशियाना नया हम बनाए। सब लिखाई पुरानी मिटाकर, ओढ़ कर सब्ज मौसम की चादर, दिलरुबा चांदनी की ज़मीं पर, ओढ़ कर सब्ज मौसम की चादर, दिलरुबा चांदनी की ज़मीं पर, सारे ज़ख्मों को फूलों से भर कर, दोस्ताना नया हम बनाए। सब लिखाई, और ये आखिरी शेर है, टूटता है जो डाली से पत्ता, फिर वो डाली पे लगता नहीं है। भूल कर
तल्ख गीतों की सरगम एक तराना नया हम बनाए, सब लिखाई पुरानी मिटाकर। बहुत अच्छा आपने गीत सुनाया। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि क्या आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं और आपने सब कुछ बुला के नया एक तराना बनाने की बात की है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर जब तक पाकिस्तान में प्रभावशाली रहेंगे, सेना के प्रमुख रहेंगे, क्या आपको लगता है कि भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा? बेशक बयान आया है संघ की ओर से, आसिम मुनीर के रहते हुए क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, आसिम मुनीर भी एक इंसान ही हैं, फ़ौजी ज़रूर हैं वो, और यकीनन हम दुनिया की दूसरी या तीसरी ताकत हैं। आबादी के हिसाब से तो हम पहली या दूसरी हैं। दुनिया मानती है हिंदुस्तान का लोहा। हमें ज़रूरत नहीं है उस तरफ हाथ बढ़ाने की, उनको भी ज़रूरत है हमारी तरफ हाथ बढ़ाने की। उन्हें भी ताजमहल देखना है, उन्हें भी कुतुब मीनार देखना है, उन्हें भी ख्वाजा अजमेर के दरगाह पे आना है, देखनी है। हाँ, और उन्हें भी अपने जड़ें देखनी है, अपने बुज़ुर्ग जो यहाँ उनके दफन हैं, उनके बुज़ुर्ग जो हैं, उनके नौजवान अभी यहाँ मौजूद हैं, जो रिश्तों के ताने बाने हैं, उसका ख्याल उन्हें ही रखना पड़ेगा। हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं उनके इंतज़ार में कि वो आएँ और हमसे गले मिलें, तो ये उनका काम है। हमने पहल कर दी है, अब किस तरीके से उस तरफ से जवाब आता है, हम समझते हैं उस जानिब से भी मोहब्बतों भरा जवाब आएगा, और ये रिश्ते और ये रास्ते जो बंद हैं ये एकदम खुलेंगे, क्योंकि जिस शख्सियत ने ये बयान दिया है उसको नज़रअंदाज पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया नहीं कर सकती। एक ये भी है ना कि अभी बीजेपी के किसी नेता का बयान नहीं आया है, खासकर उनका जो सत्ता में है। देखिए, बीजेपी के नेता को तो अभी सोचना है थोड़ा सा, वो भी यही सोच रहा हूँ जो मैं सोच रहा हूँ कि पहल अब उनकी तरफ से। देखिए ये आपको पता है कि पहलगाम के बाद में दरवाजे बंद हमने किए थे, क्या दरवाजे वो खोल सकते हैं क्या? नहीं, दरवाजे तो खुल गए आज मतलब आपका ये कहना है कि आज दरवाजा खुल गया, दरवाजे खिड़कियों से रोशनी जाने लगी, ताला खुल गया है, शटर खुलने की देर है। अब जैसे खिड़कियां हैं, जिसे दरीचा कहते हैं, हमने दरीचे से उस तरफ रोशनी डाल दी, सरहद के उस तरफ। अब वक्त हमें देखना है कि उधर से तीरगी भरा जवाब आता है, अंधेरे भरा, या रोशनी से बड़ा और ज़्यादा अच्छे रोशनी के साथ जवाब हमें मिलता है। और यही इंसानियत है कि दोनों मुल्क मिल के रहें, दोनों मुल्क प्यार से रहें, दोनों के शायर जिनकी उनकी शायरी हमारी तरफ आए, हमारे लोगों के बीच में आके वो शेर सुनाए, उनके क्रिकेटर हमारे मुल्कों में, अपने सूबों में आके अच्छी अपने क्रिकेट दिखाएं, हमारे लोग वहाँ जाएं, हमारे क्रिकेटर जाएं, हमारे समाज से जाएं। तो खेल ही रहे हैं अभी, आपने देखा है कहाँ भाई, हिंदुस्तान में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर खेल रहे हैं। बाहर तो हम उनके यहाँ नहीं जा रहे, वो हमारे यहाँ नहीं आ रहे, बस बाहर खेल उनकी टीम के साथ तो खेल रहे हैं। वो तो मुशायरे भी हो रहे हैं दुबई में, अमेरिका वगैरह में, दोनों मुल्क के लोग आते हैं, मगर हमारे मुल्क को क्यों महरूम किया जा रहा है, या उनके मुल्क को क्यों महरूम किया जा रहा है? हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क के लोग आएँ, दोनों मुल्क इधर भी आए उधर भी आए, पहले जैसा माहौल था। और मैं तो बीजेपी से और मोदी जी से भी गुजारिश करूँगा कि मैं तो एक शायर हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि हमारा मुल्क जल्द से जल्द हमारी उम्र में, हमारी सदी में ही विश्व गुरु बने। ये 2, 4, 10 साल 15 साल के अंदर ही विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त हो जाए। और बहुत पूरे भाई, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हुकूमत हमेशा जनता का, आवाम का मूड देखकर काम करती है। अब पहलगाम के बाद जिस तरह की गुस्सा थी, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है, उसको फाइनल नहीं किया है। हाँ। तो जब तक हमारे युद्ध विराम की घोषणा नहीं होगी, अभी युद्ध चल रहा है, हम तो ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑपरेशन सिंदूर के समय कहा था, जब सीज फायर किया था, बोले ये सीज फायर है, ये हमने बंद नहीं किया। तो आपको लगता है कि जब तक ऑपरेशन सिंदूर मतलब बंद होने की घोषणा नहीं होती, तब तक ये बातचीत के दरवाजे अभी पूरी तरह नहीं खुल पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस बयान ने बहुत सी उम्मीदें जगाई हैं, न सिर्फ हिंदुस्तानियों की बल्कि पाकिस्तानियों की। अब वहाँ भी दबाव आएगा। आपको लगता है 2-4 दिन में वहाँ से आएगा? ज़रूर आएगा, जवाब आना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत दबाव आएगा पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, उनकी सेना पर, उनके हुकूमत पर। और यहाँ तो हमने आगाज़ किया है। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, वो तो किसी भी रोज़ आप देखिएगा कि हम लोग वापस ले लेंगे, क्योंकि अब जो कुछ ज़ख्म लगना थे, हमें भी लगे, उन्हें भी लगे, उनको ज़्यादा लगे या हमें कम लगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस शांति की बात हो गई है। और अब देख लिया, साल भर 1.5 साल के करीब हो रहे हैं, साल भर तो हो ही चुका है कि हमारे मुल्क में बहुत अमन व अमान है। हम फिर अपने ट्रैक पर आ गए हैं,
हमें तरक्की की बात सोचना चाहिए। आतंकवादी आते रहें तो उनकी लाशें भी यहीं गिरती रहेंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको ना हमें। हम तो बैठे हुए कि आइए आपका स्वागत है, लुक़्मा अजल तक लेकिन देखिए पहुँचा क्या देते भारत हैं। की छवि एक सहिष्णु राष्ट्र की है। हम सहन करते रहे, सहन करते रहे, सहन करते रहे, आखिर कब तक? और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इस बार सख्ती को ज़्यादा ही मतलब सख्त अख्तियार किया उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक ऑपरेशन मतलब ये पूरी तरह से ठीक नहीं होते, ऑपरेशन सिंदूर हमारा जारी है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर को हो रहा है 1 साल, 1 साल में अब दूसरी एक सिर्फ लाल किले की एक है वो हुई, उसमें भी पता नहीं चला कि उनका हाथ था या किन लोगों की साजिश थी वो। वरना हम ये देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उस तरफ से कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हो रही। वो लोग भी समझ चुके हैं कि अब हम करेंगे तो इसका जवाब और सख्त आ सकता है। तो अब वो भी चाह रहे हैं कि किसी तरीके देखिए उनके मॉड्यूल तो कभी कभी पकड़े जाते हैं, चूंकि अभी इस बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा सख्ती है, आसान नहीं है, इसलिए हम घटनाओं में कमी देख रहे हैं। हाँ, लेकिन वो सुधर गए हैं, इस बात की नहीं, उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये तो उम्मीद ही नहीं कीजिए आपके। वो सुधर मेरा एक जाएंगे। शेर है कि खुद अपने आप सुधर जाइए तो बेहतर है। ये मत समझिए कि दुनिया सुधरने वाली है। जो लोग बिगड़े हुए लोग होते हैं वो सोच ही उनकी बिगड़ी हुई होती है। वो मतलब आपने हिंदुस्तान को तो एक गीत के जरिए, शायरी के जरिए मैसेज दिया है कि एक नया जमाना बना है। पाकिस्तान को भी कोई संदेश देंगे क्या गीत के जरिए? मैं पाकिस्तान को यही कहूँगा गीत के ज़रिए, मैं कुछ शेर सुना देता हूँ उसके। ज़ख्म भर जाएं दिल के सभी, ये पाकिस्तान के जो लोग सुनेंगे उनकी आवाम के लिए, उनकी आवाम के लिए है। और मैं जहाँ बैठा हूँ ये चैनल बहुत बड़ा है हमारे भोपाल का, और हमें फ़ख्र है कि ये चैनल जो सबकी खबर के नाम से है, चाहे आप इंग्लैंड में रहें या अमेरिका में रहें या दुबई में रहें, जो हिंदुस्तानी है और ख़ास तौर से जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो ज़रूर इस चैनल को देखते होंगे। तो मैं उनके ज़रिए पाकिस्तान तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। कुछ मुतफरिक शेर हैं मेरे कि ज़ख्म भर जाएं दिल के सभी, फूल खिल जाएं बारूद में। ज़ख्म भर जाएं दिल के सभी, फूल खिल जाएं बारूद में। दोनों हमसाए कर लें अगर दोस्ती दोस्ती की तरह। हज़बोले साहब के बयान के बाद यही उम्मीद है कि वो हमारा हमसाया हमसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएगा। दूसरा शेर है कि रोज़ जड़ते हैं बसते हैं हम, सरहदी गांव जैसे हैं हम। जीने देते नहीं वो हमें ज़िंदगी ज़िंदगी की तरह। नहीं, पाकिस्तान के लोग हमें ज़िंदगी जीने ही नहीं देते, कभी हर रोज़ कोई ना कोई तमाशा कर देते हैं वो लोग। और ये शेर है कि खौफ व दहशत है और जंग है, आदमी पर ज़मी तंग है। खौफ व दहशत है और जंग है, आदमी पर ज़मी तंग है। और कोई सदी अब ना हो, ए खुदा इस सदी की तरह। अब बहुत हो गई आपस में हिंदुस्तान पाकिस्तानों के रिश्ते जो बिगड़े हैं, उन्हें सुधारिए। नई नस्ल को अच्छे तोहफ़े दीजिए, उनको विरासत में मोहब्बतों का तोहफ़ा दें, दोनों मिल के प्यार के फूल दें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात होगी। और आखिर में ये कि नई हवाएं ये कह रही हैं, पुराने क़िस्सों पे खाक डालें। तुम इन पहाड़ों के दरमियाँ से एक और राह सफ़र निकालो। नई हवाएं ये कह रही हैं, पुराने क़िस्सों पे खाक डालो। तुम और पहाड़ों के दरमियाँ से एक और राह सफ़र निकालो। ये तीर अपनी कमा में रखना नहीं है सबके, ये तीर अपनी कमा में रखना नहीं है बेहतर किसी के हक़ में। ये तीर ज़हराब में बुझा है, जो मेरी मानो तो तोड़ डालो। जो तीर जहरों से भरे हुए हैं उन तीरों को तोड़ना ही मुनासिब होगा। और ये जब तक हम एक दूसरे के ये तीरों के ऊपर ध्यान देते रहेंगे और तीर तोड़े नहीं जाएंगे नफ़रतों के, उस वक्त तक हमारी दोस्ती मुमकिन ही नहीं हो सकती। मंजर भाई एक बात और, क्योंकि मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि आप जो शेर सुन रहे थे, जो गीत सुन रहे थे, आज आपसे कुछ आधा घंटे पौन घंटे पहले उन्होंने सबकी खबर के लिए विशेष तौर पे लिखे हैं। और इसलिए ही थोड़ा आपको उनको उन्होंने पहली बार या गाई भी है और सुनाई भी है। फिलहाल मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हसबोले जी ने एक तरह से हाथ बढ़ा दिया है। आप कह रहे हैं कि खिड़की तो कम से कम खुल गई, दरवाज़ा खुलने की देर है। क्या ऐसा नहीं होना सकता कि हिंदुस्तान के तमाम सारे खिलाड़ी, वैज्ञानिक, साहित्यकार, सामाजिक लोग
इस बात की पहल शुरू करें, हसबुल जी को के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि अभी तक देखिए जो बयान आए हुए 24 घंटे हो गए हैं, कोई बड़े लोग सामूहिक रूप से खड़े नहीं हुए हैं हसबुल जी का साथ देने के लिए। क्या आप लोग जो भी साहित्यकार हैं जो ये चाहते हैं कि ये दरवाजे खुले, क्या हसबुल जी का किस तरह साथ देना चाहिए, क्या होना चाहिए जिससे ये बात और आगे बढ़ते? देखिए, हसबुल साहब की शख्सियत बहुत बड़ी है, हम लोग पूरी तरह उनके साथ हैं, इस बयान के साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। हसबुल साहब जहाँ भी हमें इस्तेमाल करना चाहें, जहाँ भी भेजना चाहें, जिस तरीके से हमारी ज़रूरत है उनको, हम हमेशा तैयार हैं। या आपके चैनल पे वादा कर रहे हैं, अगर वो हमसे कहते हैं कि पाकिस्तान जाकर आप हमारी बात के बारे में देख के आएँ, क्या माहौल है वहाँ, इसका क्या असर है, तो हम वो भी करने को तैयार हैं। शर्त यह है कि सिर्फ वीज़ा दे दीजिए, बाकी सारे अखराजात हम पे छोड़ दीजिए। हम खुद लोग अपनी टीम लेके जाएंगे, 5-6 लोग, जिसमें खिलाड़ी भी होंगे, शायर भी होंगे, कवि भी होंगे, साहित्यकार भी होंगे, कुछ पत्रकार भी होंगे। इस तरह जैसे एक बार अटल जी बस में बैठा के सबको ले गए थे, तो इस तरीके से एक माहौल बनना चाहिए और फिर वहाँ के लोगों को भी इजाज़त दिया जाए, उनकी पूरी छानबीन करके उनमें से जो अच्छे लोग हैं उनको यहाँ बुलाया जाए, दिल्ली, बम्बई। और हमारे यहाँ तो मोहब्बतें ही मोहब्बतें, कोई भी मुसाफिर आता है हम उसके लिए मेहमान समझ के उसकी के लिए बिछ जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान का माहौल है, हम लोग जाते हैं, जब जाते थे 2012 तरह 87 में मैं पहली बार पाकिस्तान गया था। उसके बाद लगातार 1 आध साल छोड़ के मैं 2012 तक गया, उसके बाद वीज़ा मुझे नहीं मिलता या कोई मसला है। हर साल बुलाया जाता हूँ, इस साल भी वहाँ मुशारे में बुलाया गया मगर वीज़ा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें तो हैं और एक अच्छा माहौल बना लेना चाहिए। और हसबुल साहब ने सबसे बड़ी बात तो ये है कि बड़ी हिम्मत से उन्होंने ये बयान दिया है। अब इसका क्या जवाब आता है देश में, तो ये खामोशी जो है, आप कह रहे हैं जो खामोशी अभी तक नहीं आए, ये खामोशी हसबुल साहब के बयान के लिए तायद है, तोड़ने का काम तो किया है, तायद है पूरा। एक अंतिम सवाल मंजर भाई मेरा ये है कि आपके तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं वहाँ साहित्य जगत की हस्तियों से पाकिस्तान में जी। क्या आप ये पहल करेंगे कि हसबुल जी का स्वागत जैसे आप कर रहे हैं वो पाकिस्तान से भी आवाज़ें आना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ कि आज 4 या 5 फ़ोन मेरे पास आए, बहुत बड़े बड़े लोगों के, शायरों के भी, उसमें 1-2 पत्रकार के भी हैं। तो उन्होंने इस बयान के बारे में मुझसे बहुत डिटेल से पूछा कि मंजर भाई ये कौन सी शख्सियत है, कौन साहब है, इनका क्या रसूख है, हाँ ये बताइए। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है और ये एक तरीके से हमारे यहाँ का एक ऐसी आवाज़ है जिसको हर कान सुनना चाहता है। और ये मोहब्बतों के फूल खिलाने वाले हसबुल साहब हैं, उनके बारे में मैंने जो कुछ मैं जानता था बताया। तो कह इस पर अमल हो सकता है। मैंने कहा आपकी तरफ से क्या है? तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो 3-4 रोज़ अभी लगेंगे, देखते हैं क्या इस बयान को अब छपेगा, उसके बाद रिज़ल्ट है। अवाम तो कह तैयार है, अब सियासी लोग और फ़ौज के क्या तासुरात होंगे वो देखते हैं क्या होता है। तो मैं समझता हूँ कि पहल तो हुई है, अब इसका रिज़ल्ट थोड़ा देर से आएगा मगर आएगा ज़रूर। अमित भाई हमने आपने बड़ी सार्थक चर्चा की है, आप देश के माने हुए, और हमें तो फ़ख्र होता है आप पे हमेशा जब हम सुनते हैं, आपको टीवी पे देखते हैं या यूट्यूब पे और दूसरे का देखते हैं तो इतना गर्व होता है कि ये वो मंजर भोपाली जी हैं जो मेरे मित्र हैं। मैं 3 दशक से आपसे जुड़ा हुआ हूँ और आपका बड़ा स्टे मुझे मिला है। मैं चाहता हूँ इस कार्यक्रम का समापन भी कुछ ऐसे गीत से या ऐसी शायरी से हो जो एक बड़ा संदेश छोड़ के जाए। देखिए, मैं एक अपना वही गीत सुनाऊंगा क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब हालात अच्छे थे, बनारस में मुशायरे होते थे और दिल्ली में मुशायरे होते थे या कवि सम्मेलन होते थे, तो ऐसा नहीं कि हम पाकिस्तान के लोग सिर्फ मुशायरों में बुलाए जाते थे। कई कवि सम्मेलनों में अब्बास ताबिश आए, जॉन एलिया साहब थे, यहीं अमरोहा के थे, अहमद फराज साहब, कई बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में मुशायरों में आए। वो तो शायरी का कोई ना तो कोई उर्दू वाला उर्दू का होता है, ना हिंदी वाला हिंदी का होता है। जो ज़बान जहाँ बोली जाती है, समझी जाती है, वो उसी ज़बान का होता है, यानी ये मिली जुली ज़बान का शायर होता है। हम हरिओम पवार साहब को भी उतना ही मोहब्बत करते हैं उर्दू के डाइस पे जितना हमें लोग हिंदी के डाइस पे सुना जाता है। हमारे यहाँ सुरेंद्र शर्मा जी का भी उतना ही इस्तकबाल होता है। तो मैं एक गीत सुनाता हूँ कि जब मैं गंगा के किनारे, पाकिस्तान के कुछ शायर आए थे उस ज़माने में, तो वो गंगा की सुबह में जो आरती होती है वो देखने जाना चाहते थे। वो देख के हैरत में पड़ गए थे कि साहब ये था हमारा हिंदुस्तान। जुमला यही था कि ये था हमारा हिंदुस्तान।
तो वही गीत सुनाता हूँ मैं। जी जी आपके यहाँ हालांकि सुना चुका हूँ, मगर फिर से सुना देता हूँ। जी जी। तुम भी पियो, तुम भी पियो, हम भी पिए, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। तुमने भी संवारी है, हमने भी संवारी है, ये ज़मीं हमारी है, ये ज़मीं तुम्हारी है। होलियों के रंगों सी, ईद की सेवइयों सी, मंदिरों के फूलों सी, सुबह की अज़ानों सी, इस ज़मीं पे लिखना है प्यार की कहानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। और ये गीत देखिए, इनका बंद देखें। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म पर झगड़ते हैं, धर्म पर जो लड़ते हैं, अपनी इस बुराई से, अपनी इस लड़ाई से, शर्म से न हो जाए धर्म पानी पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। और ये गीत का बंद है। हिंदुस्तान में रहकर हम सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, और हिंदू भी हैं, और जैन भी हैं। हिंदुस्तान के उस तरफ जाते हैं, एक सरहद के उस पार एक कदम रखते हैं, तो हमारी पहचान सिर्फ हिंदुस्तानी के रूप में, कोई सारे मज़हब पीछे चले जाते हैं। काश्मीर वाले हों, दिल्ली के जियाले हों, यूपी के हो मत वाले, या बिहार के पाले, गीत गाते गुजराती बन के सब रहे साथी, कोई धर्म वाले हो, गोरे हो या काले हो, जात हम सभी की है हिंदुस्तानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने सुना, आज मैंने मंजर भोपाली साहब को बुलाया, और आज इतनी बड़ी उम्मीद जगी है हसबुल्ला जी के एक बयान से। निश्चित तौर पे हसबुल्ला जी के बयान पे जो प्रतिक्रिया इस सब की खबर के स्टूडियो से निकली है, वो देश नहीं सीमा के पार भी जाएगी, और ऐसा माहौल बनेगा कि जो घटनाएं पहले हुई हैं वो घटनाएं बंद हों, और फिर से एक बार प्रेम मोहब्बत, हम हमेशा उम्मीद अच्छा ही करेंगे, हम सकारात्मक ही सोचेंगे, प्रेम और मोहब्बत हो, दोनों मुल्क के जो लोग हैं एक दूसरे से मिलें, हम अपनी संस्कृति और सभ्यता, एक तरह से अलग अलग है ही नहीं, पहले दोनों देश एक ही थे, ऐसा नहीं कि उनकी कोई संस्कृति और सभ्यता अलग है, लेकिन निश्चित तौर पे जैसा हसबुल्ला जी ने कहा है कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे खिलाड़ी, हमारे साहित्यकार, ये दोनों मुल्कों को एक करने का बड़ा काम कर सकते हैं, हम उम्मीद तो कर ही सकते हैं। नमस्कार।